वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हार्वर्ड से जुड़ेगी गोरखपुर यूनिवर्सिटी। डीडीयू की इस पढ़ाई से नेता दलों को भी होगा फायदा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय इलेक्शन स्टडी सेल के गठन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। इसके अंतर्गत अब 3 नियमित यूनिवर्सिटीज फेलो तैनात किए जाएंगे, जिन्हें फेलोशिप के तौर पर 40-50 हजार रुपए प्रति महीना प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही ख्याति उपलब्ध संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ करार और सेल की यूनिवर्सिटी भ्रमण की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि यहाँ की फेलो वहां जाकर इलेक्शन मैनेजमेंट की बारीकियों को सीख सकें। इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। यूपी चुनाव में यूक्रेन रूस युद्ध की गूंज। जयंत चौधरी ने पेट्रोल डीजल पर की भविष्यवाणी। आरबीआई सरकार को नसीहत। यूक्रेन और रूस में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई। रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के आमने सामने होने से भारत सहित पूरी दुनिया पर इसका असर हो सकता है। इस बीच यूपी चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी। हाल ही में पीएम मोदी ने इस तनाव की ओर इशारा करते हुए कहा था कि टफ टाइम में भारत को भी मजबूत बनने की जरूरत है। तो अब राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी ने इस युद्ध को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल की कीमतों में एक झटके में 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होगी। सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हो गया बड़ा बदलाव। जान लीजिए नए प्रावधान। राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों को बदल रहा है। दरअसल विभाग ने सरकारी राशन के दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय किए गए मानक में बदलाव कर रहा है। नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज से बदल जाएगा मौसम। आईएमडी ने जारी की अगले 4 दिन झमाझम बारिश की चेतावनी। यूपी में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। पश्चिम से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 तक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में बारिश के आसार जताए। साथ ही वेस्ट यूपी में आगामी 4 दिन बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज 25 और 26 फरवरी को पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना व्यक्त की है। मेडिकल हॉल पर नहीं लगवाया सीसीटीवी तो रद्द हो सकता है लाइसेंस। किशोर नशे की लत से दूर रहें और नशीली दवाओं की खरीद न करें, इसे लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त हो गया। आयोग ने सभी दवा की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी कर दिए। एफडीए के औषधि निरीक्षकों द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। अगर बिना डॉक्टर के पर्चे के शेड्यूल H1 और X की दवाएं देते कोई मेडिकल स्टोर पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालक सीसीटीवी नहीं लगवाता तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10% बढ़ने जा रहा है टोल टैक्स। एक्सप्रेसवे पर भी बढ़ेगा भारी सरचार्ज। चुनाव के बाद आपको जोर का झटका लग सकता है, क्योंकि अब एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में 10% तक की वृद्धि की जा सकती है। इस तरह वाहन चालकों को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। बता दें कि ये टोल टैक्स दिल्ली को जोड़ने वाले सभी एक्सप्रेसवे पर बढ़ाया जाएगा। सूत्रों की माने तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से टोल टैक्स बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 को लेकर टोल एजेंसीज के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। डाक विभाग के जरिए स्पीड पोस्ट के द्वारा घर बैठे मिल रहे नए मतदाता पहचान पत्र। वोटर आईडी कार्ड के लिए अब बीएलओ के यहां चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे डाक विभाग के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र लोगों को प्राप्त हो रही हैं। इनमें एक तरफ नए जुड़े युवा वोटर शामिल हैं, वहीं त्रुटियां सुधार कराने वाले वोटर्स को भी रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र उनके पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो रही है। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक विभाग और निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के बीच हुए BNPL एग्रीमेंट के तहत मतदाता फोटो पहचान पत्रों की डाकघरों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से बुकिंग और वितरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बदली विश्व व्यवस्था में भारत का मजबूत होना जरूरी। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन को लेकर किया इशारा।
प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का यूपी आकांक्षी है, बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार यूपी को विकसित बनाने में दिन रात जुटी है। 21वीं सदी के यूपी की आकांक्षाएं पूरी हों, इसमें नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए सवाल ये भी है कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए। प्रयागराज की प्रतिष्ठा यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों, यहाँ की संस्कृति, साहित्य और कला प्रेम से भी है। आप सभी प्रबुद्ध लोग इस बात से तो परिचित हैं कि बदली विश्व व्यवस्था में भारत का मजबूत होना कितना जरूरी है। पीएम मोदी 27 फरवरी को पहुंचेंगे वाराणसी, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे जिले के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीते महीने ही उन्होंने वाराणसी में कार्यकर्ताओं से डिजिटल संवाद किया था। खास बात यह है कि राज्य में 4 चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं वाराणसी में अंतिम यानी 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार 10 मार्च को मतगणना होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी लंबी बैठक के अलावा जनसभा और रोड शो भी कर सकते हैं। बीजेपी पर जमकर बरसी शिवसेना। सीएम योगी के गढ़ में संजय राउत, आदित्य ठाकरे ने खोला मोर्चा। बोले 10 मार्च को पता चलेगा। यूपी चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। राजनीतिक दलों के महारथी अब पूर्वांचल के रण में पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत और पार्टी नेता आदित्य ठाकरे सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पहुंचे। यहां से सीएम योगी के करीबी और हिंदू युवा वाहिनी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राघवेंद्र सिंह भाजपा के विधायक और प्रत्याशी हैं। संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने डुमरियागंज में अपने प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सेना में भर्ती शुरू कराइए। सभा में नौजवानों ने उठाई मांग। राजनाथ ने तुरंत दिया ये जवाब। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करने देवरिया पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा में कुछ देर के लिए सबका ध्यान एक ओर केंद्रित हो गया। सभा खत्म होने को थी, तभी भीड़ की तरफ से आवाज आई, रक्षा मंत्री जी सेना में भर्ती शुरू कराइए। राजनाथ सिंह ने तुरंत इसका जवाब दिया और बोले शीघ्र शुरू कराएंगे। इसके बाद ये मांग उठा रहे नौजवान शांत हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 40 मिनट के चुनावी भाषण में कभी हिंदी तो कभी भोजपुरी बोलते हुए लोगों का ध्यान केंद्रित किया। दंगा एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे, यूपी को करना है फैसला। बनारस में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। यूपी चुनाव में अगले 3 चरण गंगा किनारे वाले जिलों में प्रयागराज से बलिया और बनारस में होना है। ऐसे में अब राजनीतिक गतिविधियां यहीं पर केंद्रीय हो रही हैं। मां गंगा भी चुनावी प्रचार में अलग रूप में शामिल हो रही हैं। गुरुवार को जहां पीएम मोदी खुद प्रयागराज में थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बनारस पहुंचे थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले व दूसरे चरण का चुनाव बीतने के साथ सपा निराश है। तीसरे चौथे चरण के चुनाव के बाद से पूरी तरह से टूट चुकी है। भाजपा का विश्वास बड़ा है। जनता को पता है कि उसे दंगा एक्सप्रेसवे चाहिए या गंगा एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया ये बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाया। कोई भी न कांवड़ यात्रा को रोक सकता है, न मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को रोक सकता है। गुरुवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने बाराबंकी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व की सपा और बसपा सरकारों पर खूब बरसे। उन्होंने कहा पहले कांवड़ियों को रोका जाता था, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन नहीं होने दिया जाता था, बल्कि शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन 5 साल से धूमधाम से यात्रा निकाली जा रही है। प्रयागराज में भाजपा पर क्यों गरजे अखिलेश यादव। कहा समाजवादी सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर होगी जातीय जनगणना। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्गज नेताओं का जनसभा तेजी के साथ जारी है। 24 फरवरी को एक तरफ जहां अखिलेश यादव प्रयागराज में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हंडिया और प्रयागराज पहुंचकर अलग अलग विधानसभा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। प्रयागराज फूलपुर विधानसभा के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी, फाफामऊ विधानसभा प्रत्याशी अंसार अहमद, प्रतापपुर प्रत्याशी विजमा यादव और हंडिया प्रत्याशी हाकिम लाल बिंद के समर्थन में सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री को नहीं पता किसान कितना परेशान। उन्होंने कहा कि जातिवाद, आतंकवाद व धर्मवाद का बखेड़ा खड़ा करने से फुर्सत नहीं है। कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आवारा जानवरों पर नियंत्रण के बेहतर उपाय किए गए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 12 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, रोजगार के 8 लाख नए अवसर पैदा करेंगे और स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज पर दिया जाएगा। हमने देश का नमक खाया है या मोदी का। बाराबंकी में बरसे असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाताओं के साथ आने की अपील की।
साथ ही ओवैसी ने सपा बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा बसपा सहित योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम लोगों के हित की जो बात करते हैं वो सब झूठ और बकवास है। ओवैसी ने कहा, आज तक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कुछ भी देश और प्रदेश की सरकारों ने नहीं किया। वहीं सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम देश का नमक खाते हैं, उन दोनों का नहीं। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें आजकल मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत हो गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब आवारा जानवरों के गोबर से दौलत पैदा करने का नया जुमला दे रहे हैं। कामगारों का बड़ा पहचान पत्र है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड का काफी महत्व है। ई श्रमिक कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का पहचान पत्र है, जिसके अंदर एक श्रमिक की व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ उसकी शिक्षा, कौशल और व्यवसाय की सभी जानकारी इस ई श्रम कार्ड के अंदर दर्ज की जाती है, ताकि इस डेटा की मदद से सरकार श्रमिकों के लिए सही योजना और रोजगार बना सके। इस कार्ड धारक कामगार को सरकार की ओर से कई प्रकार के लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। वहीं दारुल उलूम देवबंद ने ई श्रम कार्ड को लेकर फतवा जारी किया है। इस फतवे में कहा गया कि यदि ई श्रम कार्ड में बीमा पॉलिसी और सूद शामिल है तो मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल जायज नहीं है। पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में छात्रों को मिलेगी सालाना 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति। लड़कियों को 3,000 रुपए प्रत्येक माह मिलेंगे। पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में छात्रों को मिलेगी सालाना 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति। पीएम स्कॉलरशिप स्कीम के तहत छात्राओं को 36,000 रुपए सालाना मिलेंगे। पीएम स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ सभी छात्र छात्राओं को मिल पाएगा। देश के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कई योजनाओं की शुरुआत की गई, ताकि देश के युवा अपना बेहतर भविष्य बना सके। वैसे तो राज्य सरकार के द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कई तरह की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। आज हम पीएम स्कॉलरशिप स्कीम की बात करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा सशस्त्र फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मृतक या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवा महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है। देश के करोड़ों विद्यार्थियों को यूजीसी का मिलेगा एक और तोहफा। विद्यार्थियों की होगी बल्ले बल्ले। पूरे देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है और यह हर किसी को प्रभावित कर रहा है। कोरोना के कारण अगर सबसे अधिक प्रभावित कोई है तो वो विद्यार्थी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से ऑनलाइन कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसे देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 900 स्वायत्त कॉलेजेस को ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही कुछ ऑनलाइन विशेष रोजगार परक कोर्सेज को लेकर भी विद्यार्थियों को खुशखबरी दी जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई की सख्ती से सहमी सरकार। डिप्टी गवर्नर ने कही ये बात। बीते संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के लिए विधेयक लाने की तैयारी में थी, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका। अब भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा कि संभवतः आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी को लेकर रुख से सरकार कानून लाने में देरी कर रही है। खत्म हुआ फैंस का इंतजार। आईपीएल 2022 का शेड्यूल आया सामने। इस तारीख को होगा फाइनल मैच। भारत फैंस जिस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आईपीएल मेगा ऑक्शन का शेड्यूल लगभग पक्का हो चुका है। इस बार आईपीएल का रोमांच दुगना होने वाला है, क्योंकि आईपीएल 2022 में 10 टीम्स भाग ले रही हैं। दर्शकों को यहां उत्साह और तनाव भरपूर मात्रा में मिलेगा। आईपीएल को भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 लीग के मुकाबले 26 मार्च से शुरू हो सकते हैं और फाइनल मैच 29 मई को खेला जा सकता है। ज्यादातर मुकाबले मुंबई के वानखेड़े मैदान में होने की उम्मीद है। इसी के साथ पुणे में भी मैच हो सकते हैं। मार्च में जम्मू और अंडमान की सैर कराएगा IRCTC। अगले माह का मौसम घूमने के लिए मुफीद होने के चलते शहरवासी बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं। होली बाद जम्मू-तवी, देहरादून, नैनीताल, पूर्वोत्तर के राज्यों के पर्वतीय इलाकों की डिमांड बढ़ रही है। इन क्षेत्रों के लिए शहरवासी टूर पैकेज बुक करा रहे हैं। ट्रेन की वेटिंग लिस्ट भी इस पर असर पड़ने लगा है। वहीं भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम अगले महीने अंडमान का टूर पैकेज बना रहा है, जिसमें कोलकाता की सैर भी शामिल है। चुनाव प्रचार को तकनीक ने बनाया आसान। जनता तक पहुंचने के हैं ये हाईटेक तरीके। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले 2 चरण के चुनाव पर कोरोना महामारी की छाया रही और ज्यादातर चुनाव प्रचार आभासी माध्यमों के जरिए हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार देश की जनता ने तकनीक का कमाल देखा। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान होलोग्राम तकनीक का उपयोग किया था। इस तकनीक में वो अपने निवास से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में लाइव दिखाई देते थे। इससे समय की बचत होती थी। उस चुनाव में फेसबुक और ट्विटर का भी उपयोग हुआ था। नॉर्मलाइजेशन से जारी होगा यूपी पुलिस SI रिजल्ट। जाने मार्क्स फॉर मेरिट पर क्या रहेगा असर।
ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक हासिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती में जहां कहीं भी इस नियम में अंक आया हो, उसका मतलब नॉर्मलाइजेशन अंक होगा, यानी कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में हिस्सा लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों को नॉर्मलाइज करने के बाद जिन अभ्यर्थियों के हर विषय के नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% व चारों विषय में कुल 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने के लिए योग्य नहीं होंगे। पीएम मोदी बोले, अयोध्या काशी में विकास कार्यों को सांप्रदायिक चश्मे से देखता है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अयोध्या और काशी में विकास कार्यों को सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। गुरुवार को प्रयागराज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने दावा किया कि प्रयागराज नाम गर्व पैदा करता है और जो लोग इस नाम से नफरत करते हैं वे लोगों का भला नहीं कर सकते। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।